हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश को हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। गुलाम वंश जो कि 1206 से लेकर के 1290 तक रहता है, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, लेकिन दृढ़ता नहीं प्रदान कर पाया गुलाम वंश को। अर्थात गुलाम वंश कमज़ोर का कमज़ोर बना रहा और गुलाम वंश को दृढ़ता प्रदान करने का काम इसके बाद के शासक इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश से पहले इसका बेटा भी गद्दी पर आएगा, लेकिन इल्तुतमिश ये कह करके विद्रोह करेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो इसने जिस वंश की स्थापना की उस वंश को गुलाम वंश कहा गया। और इस गद्दी पर भी अधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम का होगा। और इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए गद्दी पर किसका अधिकार होना चाहिए? इल्तुतमिश का अधिकार होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की हम लोगों ने बात की थी। गुलाम वंश को अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये 1206 से लेकर के 1210 तक रहा। 1206 से लेकर के 1210 तक गद्दी पर रहा। और 1210 के बीच में इसने कई सारी इमारतें बनवाई। इमारतों के साथ साथ में शासन को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन पूर्ण रूप से संगठित नहीं कर पाया। आप देखेंगे कि जब इसको लगा कि शासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, लोगों के बीच युद्ध होगा या छीना झपटी मचेगी, तो इसने क्या किया? वैवाहिक संबंध अपनाने लगे लोगों से। मतलब अपने आसपास के जितने भी शासक थे, जैसे जब मोहम्मद गौरी गया तो उसने भारत में जीते हुए क्षेत्रों को 3 लोगों में बांटा। और बाद में इसने क्या किया? 2 लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। एक की बेटी के साथ अपना विवाह किया, दूसरे के साथ अपनी बहन का विवाह करके वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपने राज्य को बचाया। लेकिन जब इल्तुतमिश सामने आएगा तो ये चीज़ें सेम टू सेम नहीं चल रही होंगी। उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और उनका वो सामना करता है, उनका हनन करता है। उसके बाद में वो गद्दी पर बैठता है। आप देखेंगे कि 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और 1210 से 1211 तक इसका बेटा आएगा आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह आएगा। अब ये आराम शाह रहेगा, सिर्फ 1 साल रहेगा, कंप्लीटली 1 साल भी नहीं रहेगा। और आराम शाह के बाद में कौन आ जाएगा? इल्तुतमिश आ जाएगा। अब जब आराम शाह गद्दी पर आएगा तो आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध होगा। उस युद्ध का नाम जूड़ का युद्ध है। और उसी युद्ध के बाद गद्दी पर बैठेगा इल्तुतमिश। तो आराम शाह रहेगा 1 साल तक, इसके बाद में आएगा इल्तुतमिश। अगर आप इल्तुतमिश की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उस टाइम के जो बगदाद के खलीफा थे, उन खलीफा से खलियत प्राप्त करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। अर्थात इसने सबसे पहले खलीफा से सर्टिफिकेट प्रदान किया कि ये वैधानिक सुल्तान है। अगर एग्जाम में प्रश्न ऐसा आ जाता है कि भारत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो आप क्या आंसर करेंगे? महमूद गजनवी था। लेकिन प्रश्न अगर इस प्रकार आता है कि खलीफा से सर्टिफिकेट या खलियत प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था, तब आप क्या आंसर करेंगे? इल्तुतमिश आंसर करेंगे। तो इसके बारे में जो पहली बात है वो है कि इसने 1211 से लेकर के 1236 तक शासन किया। 1211 से लेकर के 1236 तक शासन किया। प्रथम वैधानिक सुल्तान था। ये क्या था? प्रथम वैधानिक सुल्तान था। साथ में अगर आप बात करेंगे तो ये क्या था? ये था स्लेव ऑफ ऐबक। जिस प्रकार से ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, ठीक उसी प्रकार से इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। अभी ये भारत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था, ऐबक का गुलाम था। साथ में अगर आप बात करेंगे तो इसने कैपिटल को कहाँ बनाया? कैपिटल को दिल्ली बनाया। अगर आप इससे पहले देखें गुलाम वंश में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा जो 1206 से लेकर के 1210 तक रहेगा, ये कैपिटल को कहाँ बनाएगा? ये कैपिटल को लाहौर बनाएगा। सबसे पहले जब
मोहम्मद गौरी जीतेगा इस क्षेत्र को तो वो दिल्ली को केंद्र में रख करके शासन करना प्रारंभ करेगा। लेकिन उसके जाने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है और गुलाम वंश की स्थापना करता है ऐबक, तो ऐबक लाहौर को केंद्र में रख करके शासन करता है और अपनी राजधानी लाहौर बनाता है। लेकिन लाहौर के बाद जब इल्तुतमिश आएगा तो वो अपनी राजधानी दिल्ली को बनाएगा और दिल्ली को केंद्र में रख करके शासन करेगा। तो जो कैपिटल थी वो कहाँ से कहाँ आ गई, वो लाहौर से दिल्ली आ गई। कहाँ आ गई, लाहौर से दिल्ली आ गई। तो ये रहे कुछ बातें, इन्हें आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। तो हम लोग इल्तुतमिश की बात करेंगे, इसके बारे में कुछ और जानकारियां कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपने देखा कि इल्तुतमिश ने क्या किया, सर्टिफिकेट प्राप्त किया खलीफा से। किससे सर्टिफिकेट प्राप्त किया, खलीफा से, और भारत का प्रथम वैधानिक सुल्तान बना। बात करें हम लोग इल्तुतमिश की, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण अगर बातों की आप बात करें तो इसमें देखेंगे आप, इसके समय में 1215 में एक घटना घटित होती है, अर्थात एक युद्ध होता है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का तीसरा युद्ध। अगर आप बात करेंगे तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध की तो वो होता है मोहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतता है और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कर देता है। और 1215 में उसी तराइन के मैदान में दो लोगों के बीच युद्ध होता है, उसमें से प्रथम व्यक्ति था याल्दोज और दूसरा व्यक्ति था इल्तुतमिश। दूसरा व्यक्ति था इल्तुतमिश। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तराइन के मैदान में 1215 एडी में। अभी याल्दोज कौन था, इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूं कि मोहम्मद गौरी जब जाने लगता है तो उसके तीन खास गुलाम रहते हैं, कुबाचा, याल्दोज और ऐबक। वो क्या करता है कि जो गजनी का क्षेत्र था, अफगानिस्तान का क्षेत्र था, वो दे देता है याल्दोज को, सिंध का क्षेत्र दे देता है कुबाचा को, और बाकी जो बचता है लाहौर का क्षेत्र और दिल्ली का क्षेत्र ये देता है ऐबक को। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा, वो तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना शासन चलाता है, लेकिन उसके बाद में जब इल्तुतमिश आ जाएगा तो याल्दोज कहेगा भाई ये मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, और अगर ये मेरा रिश्तेदार है नहीं तो मैं इसके ऊपर आक्रमण करूंगा। और याल्दोज आक्रमण करेगा इल्तुतमिश के ऊपर और दोनों की सेनाएं भिड़ेंगी तराइन के मैदान में, और उस तराइन के मैदान में याल्दोज की हार होगी, इल्तुतमिश विजयी होगा। इन दिस बैटल इल्तुतमिश डिफीटेड याल्दोज। इस बैटल में क्या हुआ, इल्तुतमिश ने याल्दोज को हरा दिया। अभी ये याल्दोज को हराएगा तो ये एक इसके टाइम की महत्वपूर्ण घटना है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ और कब हुआ, तो आप क्या आंसर करेंगे, 1215 में हुआ, याल्दोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ। ठीक, इसके बाद क्या होता है, अब सीधे आप आ जाइए 1221 में। आप 1221 में देखेंगे मंगोल आक्रमण हुआ। सबसे पहले तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा ये मंगोल क्या है। मंगोल एक देश है, ये क्या है, एक देश है। अगर आप मंगोल की बात करेंगे आप देखेंगे कि चीन के ठीक ऊपर और रूस के ठीक नीचे एक कोल्ड डिजर्ट कंट्री है, उस कंट्री का नाम है मंगोलिया। अगर आप उस क्षेत्र की बात करें तो वहां पर गोबी मरुस्थल पाया जाता है जो कि एक ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, और वही देश है मंगोलिया। और उसी मंगोलिया का एक शासक हुआ चंगेज खान। क्या नाम था उसका, चंगेज खान। आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसे गंगेज खान कहा जाता है, चंगेज खान कहा जाता है। उसका वास्तविक नाम तिमुजिन था। वो एशिया का बहुत ही क्रूअल शासक कहा जाता है, बहुत ही निर्दयी शासक था। ऐसा कहा जाता है कि उसे ये बात पहले से पता थी कि अगर मरने के बाद भी उसकी लाश उसकी जनता को मिली तो वो उसके टुकड़े कर देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी। और इसीलिए उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि अगर उसे दफनाने जितने लोग भी जाते हैं वो लोग वापस आने लगे तो उनकी हत्या कर दी जाए, जिससे किसी को पता ना चले कि उसकी कब्र कहाँ है। और ठीक वैसा ही सेनापति के आदेश पर किया गया, जितने लोग दफनाने गए उन सबकी हत्या कर दी गई। और यही रीजन है कि आर्कियोलॉजिस्ट आज भी पता लगा रहे हैं कि उसके कब्र कहाँ है, लेकिन किसी को पता नहीं है। तो 1221 में होता क्या है, एक व्यक्ति रहता है जलालुद्दीन मंगबरनी।
जलालुद्दीन मंगबरनी। अब ये जलालुद्दीन मंगबरनी और इधर कौन है, तिमुजिन या चंगेज खान। अभी चंगेज खान जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत तक पहुंचेगा। अब ये जलालुद्दीन मंगबरनी सबसे पहले आएगा सिंध के पास तक। सिंध के पास में जब ये पहुंचेगा तो ये संदेश भिजवाएगा इल्तुतमिश के पास कि मैं आपके राज्य की सीमा पर हूं, आप मेरी मदद कीजिए, और चंगेज खान मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, आप अपनी सेना भेजकर मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो ये बात जब पता चलती है चंगेज खान को, तो वो भी एक मैसेज पहुंचाएगा, एक संदेश पहुंचाएगा इल्तुतमिश के पास कि अगर आपने किसी भी प्रकार से जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद की तो उसे तो खुदा भी नहीं बचा सकता, उसे तो मैं मारूंगा ही, साथ में आपके राज्य पर भी आक्रमण करूंगा और दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दूंगा। इतिहासकार का ऐसा मानना है कि इल्तुतमिश ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और इस संकट से अपने आप को उबारा और जलालुद्दीन मंगबरनी की किसी भी प्रकार से मदद नहीं की। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अगर उस टाइम ये गलती कर बैठता, जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद करता, तो आज हम लोग भारत में दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ रहे होते, तुर्कों का शासन नहीं पढ़ रहे होते, मंगोलों का शासन पढ़ रहे होते, अर्थात हम लोग चंगेज खान को पढ़ रहे होते। लेकिन ये होता है इल्तुतमिश की सूझबूझ से। 1221 में मंगोल आक्रमण हुआ। इससे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि 1221 में जब मंगोल का आक्रमण हुआ तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि इल्तुतमिश ये क्या कहलाया? सुल्तान कहलाया। क्या कहलाया? सुल्तान कहलाया, वो भी वैधानिक सुल्तान। और जब ये सुल्तान कहलाया तो इसने एक घोषणा की। इसने घोषणा ये की कि इसके बाद के जितने भी शासक होंगे उन शासकों का एक टाइटल होगा, वो सुल्तान ही होगा, और जितने भी शासक होंगे सब क्या कहे जाएंगे? सुल्तान कहे जाएंगे। और यही रीजन है कि इसके बाद के जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों को सुल्तान कहा जाता है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है, अगर मैं बात करूं कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वो कौन था? अंतिम सुल्तान, तो आप क्या आंसर करेंगे? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। ये वही इब्राहिम लोदी है जिसे बाबर पराजित करेगा और स्थापना कर देगा मुगल साम्राज्य की। तो 1221 में मंगोल आक्रमण हुआ। 1229 में क्या होगा? 1229 में आपको मैंने ये बात बताई है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवा दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं करवाया था। उसे पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया। completed the construction of कुतुब मीनार। इसने क्या किया? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया, अर्थात कुतुब मीनार बनकर तैयार हो गई। अभी ये इल्तुतमिश आएगा, 1211 से लेकर के 1236 तक रहेगा। 1215 में बैटल ऑफ तराइन होगा इसके टाइम में। 1221 में मंगोल का आक्रमण होगा। 1229 में ये कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे इसके दरबारी कवि की बात करें या कोर्ट पोइट की बात करें, आप लोग ये चीजें नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इसके कोर्ट पोइट की बात करेंगे तो मिन्हाज-उस-सिराज था। इसका कोर्ट पोइट कौन था? मिन्हाज-उस-सिराज था। तो कुछ बातें इसके बारे में और बची हैं, हम लोग उन बातों की बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं कोर्ट पोइट की, कौन था? मिन्हाज-उस-सिराज। ये इसका कोर्ट पोइट था, अर्थात ये इसका दरबारी इतिहासकार था। इसके दरबार में एक कवि था जिसने इतिहास लिखा है, किताब भी लिखी है। वो किताब काफी फेमस हुई बाद में। अभी 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाएगी।
मृत्यु के अलावा इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी को क्या कहा जाता है, इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। मकबरा शैली का जनक। आपको पता होगा जब लोग मरते हैं तो वो दफनाए जाते हैं, और दफनाने के बाद में जहां वो दफनाए जाते हैं उनकी ग्रेव पर, उनकी कब्र पर एक इमारत बनाई जाती है, एक गुंबदाकार की इमारत बनाई जाती है, और उसी को क्या कहा जाता है, मकबरा कहा जाता है। तो ये मकबरा शैली का जनक था। और जो भारत का प्रथम मकबरा है, अगर आप बात करेंगे भारत का प्रथम मकबरा, तो ये क्या है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, ये भारत का प्रथम मकबरा है। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप बात करेंगे इसके बेटे की, तो इसके 4 बेटे थे, 4 बेटे, 1 बेटी थी। चार बेटे, 1 बेटी थी। इससे पहले इल्तुतमिश एक अभियान करता है, कालिंजर का अभियान। एक अभियान करेगा, कालिंजर का अभियान, और कालिंजर के अभियान में इसके चारों बेटे असफल होंगे। उस अभियान में इसका पूर्ण रूप से जो साथ देगी वो इसकी बेटी रजिया देती है, और उसी टाइम इसको लग जाता है कि अगर शासन को कोई ठीक ढंग से संभाल सकता है तो वो रजिया है। और अपने जीवित रहते ही ये रजिया को अपना सुल्तान, अपना सक्सेसर घोषित कर देता है, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद 1236 में गद्दी पर कौन बैठेगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये रजिया का बड़ा भाई था और इसका बड़ा बेटा था। ये गद्दी पर बैठेगा 1236 में, और 1236 में ही गद्दी से हट भी जाएगा। अब अगर ये गद्दी पर बैठेगा तो रजिया को पता है उसको उसके पिता ने पहले से ही सुल्तान घोषित किया है। वो जनता के बीच जाएगी और जनता से मांग करेगी कि आप मेरा समर्थन करें, और जनता रजिया के साथ होगी, और वो मिल करके, जनता के साथ मिल करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवाएगी और अगली सुल्तान बनेगी। 1236 में रजिया सुल्तान आएगी, रजिया सुल्तान। ये आती है 1236 में और 1240 तक रहती है। कब तक रहती है, 1236 से लेकर के 1240 तक रहती है। अभी ये प्रथम मुस्लिम महिला थी जो कि गद्दी पर बैठती है और सुल्तान कहलाती है। तो ये रही आज की बात। आज हमने बात की इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से कार्य किए, किस प्रकार दृढ़ता प्रदान किया उसने, और किस प्रकार जो बाह्य आक्रमण थे उनसे दिल्ली सल्तनत को बचाया, और फिर अपना सक्सेसर नियुक्त किया रजिया सुल्तान को, और रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी। कल हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की, इसके टाइम में हुए विद्रोहों की बात करेंगे, और इसके साथ ही कुछ अन्य शासकों की भी बात करेंगे, और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।